हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग सोशल साइंस के प्रीवियस का क्वेश्चन कर रहे थे, यानी प्रीवियस के पूरे एक सेट कर रहे थे, जिसमें से कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए थे, यानी 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से जब देखेंगे तो आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 61 से शुरू करने वाले हैं, यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन सीटेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग चैप्टर वाइज अगर क्लासेस नहीं की है तो कर सकते हैं। आज हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको लास्ट तक देखिएगा एंड अपना लास्ट में स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सीटेड है उसमें 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन करिएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप सीटेड के दौरान 1 मंथ में कैसे प्लान करें जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड क्वालिफाई हो जाए। जैसे मैंने सीटेड के दौरान जो भी प्रिपरेशन की थी, जैसे भी एक्टिविटी की थी, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ये क्लास है जो सोशल साइंस की, ये आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस भी चला रहे हैं एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 61 से क्वेश्चन, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टीचिंग से रिलेटेड टाइम से मिलती रहे एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला है, यानी आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बात कही जा रही है आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी कि आत्मपन जो है उसकी अवधारणा आपको पढ़ानी है, मेथड जो है टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है, तो इसके बारे में कौन सा तरीका जो है सबसे बेस्ट होगा। तो पहला है सर्वेक्षण, आपका केस स्टडी, साथ ही साथ विचार मंथन या फिर प्रदर्शन। तो केस स्टडी होगा या फिर आपका विचार मंथन होगा या फिर प्रदर्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी प्रदर्शन, क्योंकि आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा जो तरीका होगा आपका प्रदर्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको आंसर बताऊंगी, तो ये डाउट मत रखिएगा कि इसका ये आंसर ना होकर के ये होगा। ठीक है, अगला है, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही जा रही आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, यानी कि ए तथा आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आदर्शन जो दिया गया है, इसमें बात कही गई है विद्या जो है विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, यानी विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अब इसका रीजन जो दिया गया है, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, यानी कि क्या है, अगर इतिहास जो है भूगोल से रिलेट करती है, जो भूगोल है वह राजनीतिक विज्ञान से रिलेट करती है, और राजनीतिक विज्ञान जो है अर्थशास्त्र, यानी चारों सब्जेक्टें क्या एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा 62 का, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आपका जो है बी भी सही है, यानी कि इसमें आपका आंसर जो होगा 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है आपका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान होता है वो क्या है एक दूसरे से जो है इंटर रिलेट नहीं हो रहे होते हैं। एक सेकेंड, इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा 4, सॉरी माफ करिएगा, क्योंकि क्या होता है ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। भूगोल जो होता है आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा होता है, क्या वायुमंडल है, कैसी परतें हैं, किसके बारे में, यानी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा होता है। इतिहास जो होता है कि पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, कैसे रीति रिवाज थे, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में होता है। राजनीति में आपका जो राजनीति विज्ञान, यानी कैसे जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत क्या अधिकार दिए गए, इस बारे में सब गिवन होता है। तो क्या होता है, सारी सब्जेक्टें जो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही होती, सभी क्या अलग अलग होती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ करिएगा।
इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 63। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो है प्रीवियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था वहां का एक पूरा सेट है, तो इस वजह से मैंने आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी समझा। तो आप अपने मोबाइल की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 63। इसमें बात कही जा रही, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। यानी कि लोकतंत्र जो होता है उसमें एक निश्चित जो समय अंतराल होता है, जैसे कि 5 साल बाद ही चुनाव क्यों किए जाते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है। 2 साल भी बाद हो सकता है, 3 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, एटलीस्ट 5 साल में क्यों होता है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो पहला है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, या फिर दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या फिर राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहन के लिए, या फिर यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। यानी कि क्या रीति रिवाज, मतलब रीति रिवाज जैसे होते हैं कि हाँ जो होली है इस मंथ में ही, ऐसे मतलब जो महीना आएगा तभी मनाई जाएगी, तो वैसे ही यानी एक प्रथा है कि 5 साल बाद ही जो है लोकतंत्र जो है चुनाव होगा। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा 2, यानी कि आपका ए सही है, बी सही है और आपका सी भी सही है, ठीक है। क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी होता है, ये कोई एक प्रथा नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित भी करता है, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, संवाद भी हो रहे होते हैं, काफी लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका क्या है 2 ऑप्शन मच बेटर है, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। इसमें बात कही गई है 64 जो है इसमें बात कही गई है, पहला है निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। यानी किसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती, तो कौन सा स्रोत जो है, रिसोर्स जिनके बारे में हमको जानकारी मिल रही होती, मतलब जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिल रही होती, उसको क्या कहते हैं, स्रोत। तो पहला है वे अधिक ठोस प्राकृत के होते हैं, यानी जो स्रोत होते हैं यानी जो रिसोर्स होते हैं, या फिर वे सभी ऐतिहासिक प्राकृत के होते हैं, या फिर वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या फिर इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो विकल्प सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है, इसमें आपका आंसर जो सही होने वाला है 2, यानी कि ए और डी, ठीक है। ये अधिक ठोस प्राकृत के होते हैं, यानी जो रिसोर्स मिलते हैं आपको, जो स्रोत मिल रहे हैं, जैसे कि अभिलेख हुए, अजंता की गुफाएं हैं, तो ये क्या है, मतलब ठोस सबूत हैं कि हाँ प्राकृत में पिछले पुराने टाइम में ऐसे ऐसे होता था, तो ये ठोस प्राकृत के होते हैं। साथ ही साथ क्या है, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों को व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते, सब ऐतिहासिक प्राकृत के होते हैं। ये हो सकता था बी, लेकिन आपका जो आंसर है वो 2 सही है, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। 65 जो है इसमें बात कही गई है, आदर्शन और रीजन का आपका क्वेश्चन है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ जो है संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। यानी जो खुली पुस्तकें होती हैं वो क्या आपको रटने पर जोर नहीं देती, बल्कि क्या उनसे संबंध बनाइए, उनसे रिलेट करते हुए आप चीजों को कनेक्ट करते हुए सीखिए, ठीक है। अब इसका जो रीजन दिया गया है, यानी कि जो इसमें रीजन दिया गया है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उनकी परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि खुली किताबों का मतलब ये होता है जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, बच्चे की जो तर्क शक्ति है वो डेवलप हो रही है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो हर पक्ष को समझ पा रहा होता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि परीक्षा तैयार से पहले नहीं करनी पड़ती, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आदर्शन आपका गलत हो रहा है। लेकिन जो रीजन दिया गया है वो आपका सही, यानी सॉरी जो रीजन दिया गया है वो आपका गलत है, बट आदर्शन आपका सही है। क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर, यानी जो खुली पुस्तकें होती है उसमें रटने को पे फोकस नहीं दिया जा रहा होता है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती हैं। यानी बच्चे जो क्या होते हैं वो किताबों को रटते नहीं है, बल्कि उनको समझ रहे होते हैं, उनसे संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, यानी उनसे रिलेट कर रहे होते हैं, अपने कुछ अनुभव उसमें दे रहे होते हैं, कुछ अनुभव सीख रहे होते हैं, और जो सीखते हैं उस दौरान वो अपने रियल लाइफ में प्रयोग भी कर पाते हैं, अगर वो संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, अगर चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं।
तो आपका आदर्शन सही है, बट आपका जो रीजन दिया गया वो आपका गलत हो जाता है। तो आंसर आपका जो है 65 का 4 ऑप्शन सही होगा, यानी केवल जो है ए सही होगा। ठीक है, आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका ए सही है, बट कुछ जो ऑप्शन होगा आपका 4 सही है, यानी ए जो है आपका दर्शन सही है, तो ऑप्शन जो आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 66, इसमें बात कही गई रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो पहला है, एक दृढ़ डैश डैश का विकास करने के लिए सार्थक मतलब सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो एक तंत्र होगा, या फिर राजतंत्र, या फिर लोकतंत्र, या फिर जो आपका गुटतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि लोकतंत्र। क्योंकि जब एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और जो है सजग जनता आवश्यक होती है, तो बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में ही क्या होता है, लोग हर प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें तर्क वितर्क भी होगा, सतर्क भी बहुत ज्यादा होंगे, जिनको कहते हैं होशियार। ठीक है, तो हर प्रकार का जो है व्यक्ति उसमें इंक्लूड रहता है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 67, इसमें जो बात कही गई है 67 जो है आपका मतलब क्वेश्चन, इसमें आपका है मतलब क्वेश्चन, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करिए। पहला है, प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है या विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। ठीक है, अगला है यानी बी जो दिया गया, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सही नहीं मतलब सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 का जो है आपका 2 ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। यानी कि इसमें क्या है, तथ्यात्मक, यानी इसमें फिक्स आंसर जो होने वाला है, क्योंकि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस पद का प्रयोग होता है, यानी जो पद होगा आप बता दोगे। ठीक है, जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तो इसका फिक्स आंसर होने वाला है। जो भी इसका होगा आप आंसर बता दोगे अगर आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या आपको तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है, इसमें बात कही जा रही प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। तो उसमें आपको क्या है सोचना पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार इसमें डिफरेंस है या नहीं है, तो आखिर डिफरेंस है तो क्यों है, तो इसको क्या है आपके सारे पक्ष आपको जो है जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है ए ऑप्शन, क्योंकि आपकी थिंकिंग देखेगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो पाया है वो भी जांच हो जाएगी इसी के माध्यम से। लेकिन जो बी है वो तथ्यात्मक ज्ञान पे आधारित है, तो आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पे। इसमें बात कही गई है, जो क्वेश्चन नंबर 68 है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न जो है इसका उद्देश्य जो है समझने में मदद करेगा। यानी कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित जो प्रश्न है इसका उद्देश्य समझने में मदद करेगा। अब आपको इसमें से चूज करना है कि किसका जो है उद्देश्य समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो 68 जो है इसमें आपका फर्स्ट है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जाता है। ठीक है, अगला है, क्या वह किसी एक मानक पुस्तक से लिया गया है या कोई पाठ्यपुस्तक से या कई पाठ्यपुस्तक से। तो इसमें क्या है आपका फिक्स आंसर होगा। इसमें आपको क्या है मूल्यांकन करने में कोई आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंपल सा आंसर जो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। तो जितनी भी विस्तृत होगी आप उसको फिक्स बता दोगे कि हाँ काफी लॉन्ग है या काफी शॉर्ट है। तो इसमें भी आपको तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित जो प्रश्न है वो उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे। तो आपका एनालिसिस अगर आपको करना है तो क्यों क्या कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी जाके एनालिसिस हो पाएगा। अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस तरह की जो है सक्षमता उपेक्षित है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की जो है सक्षमता उपस्थित है मतलब अपेक्षित है। तो इसमें क्या आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा, यानी इसके दौरान आपका जो है मूल्यांकन हो पाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है 63 यानी 68 का
थर्ड ऑप्शन होगा, यानी ए और डी आपके ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, तो इसमें एक कौशल नहीं होता है पाठ्यक्रम के दौरान, बहुत सारे कौशल होते हैं। तो आप बताओगे कि हाँ कौन कौन से कौशल पर जो बल दिया जा रहा है और आखिर ऐसा क्यों है, कौन से कौशल पे ज्यादा बल दिया जा रहा है, कौन से कौशलों पे कम बल दिया जा रहा है, तो इस पे क्या आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। इसमें बात कही गई है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए जो है आपका ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा, यानी जो ट्री चार्ट है वो क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला है आयु, जेंडर, जो आपका नस्ल इत्यादि जैसी जनसंख्याई चारों के वितरण के लिए, या फिर शासक के शासन काल का सार देने के लिए, या फिर एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को जो है पदानुक्रम को संचित दिखाने के लिए, या फिर आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। तो ट्री चार्ट जो होता है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए आप बुक का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि की जो जनसंख्यिक चरणों के वितरण के लिए, इसमें आपका भी नहीं होगा। आपका शासन के शासन काल का सार, ये आप बुक के अनुसार भी, बुक के आधार पर यानी बुक की हेल्प लेकर के भी जो है देख सकते हो। आंसर जो आपका होगा 69 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई हैं, ठीक है, जैसे कि युद्ध हुआ, क्रांतियां हैं, सामाजिक आंदोलन है, तो उसको पदानुक्रमित यानी स्टेप वाइज आप जब संचित करोगे तो उसको दिखाने के लिए क्या है, आपका ट्री चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत है, तो उसमें स्टेप वाइज आप बता सकते हो कि सबसे पहले किसने उस पर राज्य किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया, ऐसे ही करके आप स्टेप वाइज जो है बता सकते हो जो दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70 पे। 70 जो है, इसमें बात कही गई निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 70, इसमें आपका फर्स्ट जो है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, या फिर यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो है अभिन्न अंग बनाता है, या फिर यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, या फिर यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक जो है पहलुओं का भी आकलन करता है। तो बात जो कही जा रही व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, यानी इसकी विशेषता नहीं बतला रहा है। तो आपका आंसर जो फर्स्ट सही होगा, यानी यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यानी कि क्या है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है तो क्या सिर्फ इस पे आधारित होता है कि बच्चे अच्छे नंबर ले आए, या फिर आप ग्रेड में बच्चों को डिवाइड करोगे कि हाँ फर्स्ट रैंक पे आया, या सेकंड रैंक पे है, या थर्ड रैंक पे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पे जो है निर्भर नहीं होता है कि बच्चे कितने नंबर ला पा रहे हैं और कितने नंबर नहीं ला पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में होता है ऑलराउंडर, यानी कि हर पक्ष बच्चे के हर पक्ष का जो है मूल्यांकन किया जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बात जो कह गई है कि अंक आधारित, यानी कि जो है फिक्स है कि बच्चे कितने नंबर ला पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन से रैंक पे है। तो बच्चों को क्या पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए मूल्यांकन नहीं होता है सतत आकलन में, बल्कि बच्चे के हर पक्ष को ध्यान में रखा जा रहा होता है और एक कंटिन्यू यानी निरंतर जो है वो होता रहता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा होता है, यानी बच्चे के हर पक्ष को जो है अहमियत दी जा रही होती है, हर पक्ष का जो है आकलन किया जा रहा होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तो इसका भी जो आकलन होगा, सोशली आप कितने अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे हो ये भी आपका आकलन होगा। तो यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा था, यानी चौमुखी विकास हो रहा होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, यही आपका गलत है और निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। इसमें बात कही गई है दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उनके साथ भी जो है गरिमामय और समानता का जो है व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो पहला है समानता का अधिकार,
अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 है, इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी ए आपका सही है और आपका बी सही है। बात जो कही जा रही, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल देते हैं। तो जो हास्याकृत समूह है वो किस पर बल दे रहे होते हैं? समानता का अधिकार, यानी क्या, सभी को समान अधिकार देने चाहिए। जो जनजाति के लोग होते हैं उनको क्या है, वो जनजाति मतलब उनको क्यों कहा जा रहा होता है? क्योंकि उनको इतने सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनको पिछड़ा माना गया है, उनको हर जगह क्या है, दबाया गया है। ये हम लोगों ने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। जब भी हम लोग जनजाति के बारे में नाम सुनते हो तो फीलिंग ये आती है कि वो लोग बहुत पिछड़े होंगे, काफी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, वो शिक्षा से भी वंचित रहे होंगे, तो काफी तरीके के जो सवाल दिमाग में आते होंगे। ठीक है, तो रीजन क्या रहा कि जो जनजाति के लोग थे वो भी हम लोग ही जैसे थे, लेकिन क्या हुआ, उनको हमेशा स्टार्टिंग से ही दबाया गया। ना तो मतलब उनको शिक्षा से भी वंचित रखा गया, उनको ना तो अच्छे से खेती करने दिया गया, उनको हर पक्ष से जो है वो दबाया गया। इस वजह से क्या हुआ कि वो जनजाति कहलाए जाने लगे, यानी वो हर क्षेत्र में पिछड़े रह गए। ठीक है, तो हास्याकृत जो समूह है किस पर बल दे रहा होता है? समानता का अधिकार, यानी क्या, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये आपके संविधान में भी है कि हर जो व्यक्ति को क्या है, सारे अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार है तो सभी को समान है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी 6 जो 6 से 14 वर्ष की उम्र होती है, इसमें क्या, निःशुल्क और फ्री शिक्षा सभी को मिल रही होती है। ये नहीं आप एससी कास्ट से हो तो आपको नहीं दी जाएगी, या फिर आप ओबीसी से हो तो आपको नहीं दी जाएगी शिक्षा, ऐसा नहीं है। जो संविधान में नियम है वो सभी के लिए है। तो समानता का अधिकार जो है इस पे भी बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी आपके धर्म क्या है, आपका कल्चर क्या है, क्योंकि सभी को अधिकार मिले हैं कि आप अपने कल्चर, यानी जो भी आपका सांस्कृतिक है, आप उसका उसी के अनुसार आप व्यवहार कर सकते हो। आप जो भी त्योहार मनाना चाहते हो आप मना सकते हो, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और शैक्षणिक जो अधिकार है, यानी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार भी सभी को बराबर दिए गए हैं। ये नहीं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसमें आपका जो आंसर है 2 सही होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो ये आपका नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका नहीं होगा। इसमें आपका जो आंसर है 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 72। इसमें बात कही गई है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशित बना सकती है? यानी कि कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सा ऐसा मेथड है जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा को इंक्लूसिव जो है बना सकती है, यानी कि समावेशी, यानी हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड कर पाए। तो 72 जो है, इसमें आपका फर्स्ट आंसर है, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, तब जाके क्लासरूम जो है समावेशी बन पाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप उत्तर क्या है सिर्फ पाठ्य पुस्तक से दे रहे हो तो उसमें क्या है, बच्चे क्या है, आएंगे निष्क्रिय रूप से बैठे रहेंगे, आप आंसर बता दोगे, बच्चा उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ना ही बच्चा एक दूसरे से जो है कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां तथा तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज के जो है प्रभुत्व विचारों को सिखाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि केवल समाज के जो प्रभुत्व विचार है आप उन्हीं को बच्चों को सिखा रहे हो, तो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बन पाएगी। आसपास के उदाहरणों से बचना, तो आसपास के उदाहरणों से आपको बचना नहीं है, बल्कि ऐसे एग्जाम्पल क्लासरूम में देने हैं कि जो बच्चा अपनी रियल लाइफ में देखता हो। आप अगर बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो बच्चा बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, हमको क्लासरूम जो है ऐसी बनानी होती है कि बच्चे के रियल लाइफ से भी कनेक्ट हो पाए, उसको ये फील ना हो कि हम क्लासरूम में बैठे हुए, मतलब थोड़ी सी फीलिंग आए, बट आप ऐसे एग्जाम्पल दें कि बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से वो चीजों को कनेक्ट कर पाए। आप ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, बच्चा इंग्लैंड का है, मतलब मान लीजिए बच्चा जो है भारत का है, इंडिया का है, पर आप एग्जाम्पल इंग्लैंड के दे रहे हो, तो क्या बच्चा कनेक्ट कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। बल्कि क्या करना है हमको, बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से, जैसा भी उसका कल्चर रहा है, हमको उसके कल्चर के अनुसार, उसकी जो जैसा उसका माहौल रहा है, जैसा भी इन्वायरमेंट रहा है, हमको उसके अनुसार एग्जाम्पल देने हैं। तो उदाहरणों से आपको बचना नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। आंसर जो आपका है मच बेटर, वो 2 ऑप्शन है। अगर आप 2 ऑप्शन जो है फॉलो करते हैं तो क्लासरूम जो है इंक्लूसिव बन जाएगी, क्योंकि इसमें बात कही गई विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। तो बिल्कुल सही बात है, आप विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर एक गांव भी है तो उसमें एक प्रकार के लोग नहीं रहते होंगे, यानी एक ही कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, अलग प्रकार की नहीं, बहुत सारी कास्ट के लोग उसमें रह रहे होंगे, तो अलग अलग प्रकार के समुदाय भी होंगे।
और समुदाय के लोग भी होंगे। तो सभी प्रकार के क्या है, समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और साथ ही साथ तस्वीरें आप प्रदर्शित करोगे तो सभी बच्चा क्या है, अपने आप को इंक्लूड कर पाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की आप बातें उसमें करोगे, सभी प्रकार के जो बच्चे होंगे, सभी प्रकार का कल्चर होगा और सभी के समुदाय को आप महत्व दे रहे हो, कहानियां हैं, तस्वीरें हैं, कनेक्ट कर रहे हो, तो हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है। बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसा भी उसका कल्चर रहा हो, कैसा भी वो दिखता हो, हमको बच्चे को नीड के अनुसार जो है हेल्प भी करनी है, साथ ही साथ हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है। इसी वजह से क्या है, यूनिफॉर्म चलती है हर विद्यालय में कि बच्चा जो है अपने आप को इंक्लूड महसूस कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो आपका यूनिफॉर्म है इस वजह से चलती है कि हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड करे। मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जिस बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और दूसरा बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छी फैमिली उसकी नहीं है, यानी मतलब वो बहुत रिच भी नहीं है, इतना भी रिच नहीं है कि बच्चे को अच्छे कपड़े वो दे पाए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है गाँव में, मतलब जो है समाज में बहुत सारे जो है लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर बच्चा उनका भी स्कूल जा रहा है तो अपने आप को ये महसूस ना करे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो अपने आप को क्लास में अलग महसूस ना करे, वो अपने आप में हीनता की भावना ना लाए। इस वजह से क्या किया गया, यूनिफॉर्म डिसाइड की गई कि हर बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आएगा। अगर मान लीजिए जिस बहुत रिच फैमिली से है वो भी बच्चा यूनिफॉर्म में आ रहा है, जो बहुत अच्छा रिच फैमिली से नहीं है, जिसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है, यानी सारे इसको बहुत सारे रिसोर्स नहीं मिल पा रहे, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म में आ रहा है, तो क्या क्लासरूम में सभी बच्चे अपने आप को इंक्लूड महसूस करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे समान दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, तभी जाके आपके इंक्लूसिव एजुकेशन बन पाएगी। अब हम लोग चलते हैं 73 पे। इसमें बात कही गई, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल हैं उस पर आधारित जो उद्देश्य दिए गए हैं उसकी आपको पहचान करनी है। तो 73 जो है इसमें पहला ऑप्शन है आपका महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना, संस्कृतियों को समझना, या फिर नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, या फिर जो है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। तो बात जो कही जा रही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल, यानी आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो आप कौन सा कौशल जो है विकसित करोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो नक्शा बनाने की क्षमता जो है विकसित करोगे, क्योंकि क्या है सोशल साइंस के अंतर्गत आपका मैप आएगा। मैप के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, कैसी कहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कहाँ पे कौन से कानून कायदे कानून है, कहाँ पे कौन सा राज्य है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कहाँ पे राज्य कहाँ पे स्थित है, उसके आस पड़ोस के देश कौन से हैं। ठीक है, तो सारी कंडीशन आपको जो है मैप के ही माध्यम से पता चलेगी। तो इसमें क्या है, नक्शा बनाने की जो क्षमता है उसका आप विकास करेंगे। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना ये आपका नक्शा बनाने के ही अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको नक्शा यानी मैपिंग बनानी आ रही है, मैप के बारे में आपको सारी जानकारी है, तो सिंपल सी बात है आपको पता चल जाएगा कि महाद्वीप कहाँ पे हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने जो हैं देश हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। 74 जो है इसमें बात कही गई है कि कथन जो दिया गया है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 74 है इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मतलब सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो इसमें आपका आंसर जो सही होगा, मतलब 2 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत होगा, क्योंकि क्या है आर्थिक अवसरों की गारंटी जो है वो प्रदान नहीं कर रहा होता, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन बाकी जो आपके ऑप्शन है वो सही है, यानी क्योंकि अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके हितों की सुरक्षा, यानी उनको जो है उनकी सुरक्षा भी प्रदान कर रहा होता है, भेदभाव से अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है वो भी प्रदान हो रही होती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 पे। क्वेश्चन नंबर जो 75 है इसमें बात कही गई है, पहला ऑप्शन जो है
भारतीय न्यायपालिका बिना किसी जो है भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है, यानी कानून जो है कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है तो कौन सा है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित जो है लोकतांत्रिक मूल्य है। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता या फिर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर न्यायिक जो है सक्रियवाद। तो इसमें आपका आंसर जो है 75 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत में जो है क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसकी वजह से जो है कानून का शासन की रक्षा करती है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। 76 जो है इसमें बात कही गई है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है, में है उन तत्कालीन उपागमों की मतलब उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है, इसमें आपका आंसर जो पहला है, बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, या फिर व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, या फिर रात की पाली के लिए जो है लाने ले जाने की सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और साथ ही साथ आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, महिलाओं में यानी संसद में महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है इसमें थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 77 जो है इसमें बात आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन है 77। तो इसमें बात कही गई है, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले जो है रिपोर्ट जो है किए गए हैं, क्योंकि भारत में क्या है, काफी जो गांव के लोग हैं वो आत्महत्या के मामले जो है सामने आते हैं। तर्क जो दिया गया है, मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की जो है अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो इसमें आपका जो आंसर है 2 सही होगा, क्योंकि इसका आदर्शन भी सही है और साथ ही साथ इसका रीजन भी सही है, क्योंकि मानसून का अभाव, क्योंकि मानसून जो है अनुकूल नहीं हो पाता है, साथ ही साथ ऋण न चुकाने की जो मतलब अक्षमता है किसानों का, यही दुख होता है, इस वजह से क्या है वो सुसाइड कर लेते हैं, यानी आत्महत्या होती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो इतिहास में आपने बुक में देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही जब अंग्रेज लोग आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसानों को खेती करवाई जब नील की, तो उनको ऋण देते थे, यानी जो कर्ज देते थे कि अब उचित दाम पर, यानी कि कर्ज जो था बहुत ज्यादा मात्रा में देते थे, और जो खेती करते थे लोग वो कर्ज ही नहीं चुका पाते थे, क्योंकि नील जो खेती वो करते भी थे मतलब कर्ज लेकर के, फिर जब वो बेचते थे नील तो उनको कम दामों में भी लेते थे जो अंग्रेज लोग थे, और वो व्यापार से उचित दामों में बेचते थे, फिर उनको क्या है वो ऋण ही अपना नहीं चुका पाते, तो धीरे धीरे जो है नील की खेती भी उन्होंने करनी बंद की। तो उसी वजह से क्या है आपका जो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, यानी जो क्रांति हुई थी, वो हम लोगों ने चैप्टर में डिटेल में समझा भी था। तो ऋण न चुका पाने की वजह से भी जो है लोग मतलब जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं, तो ये भी इसका रीजन है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसमें बात कही गई है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, यानी जो प्रारंभिक स्तर है यानी 1 to 5 में सोशल साइंस जो है महत्वपूर्ण है। अगला है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रारंभिक स्तर पर क्या है सोशल साइंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा क्या है अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें देख रहा होता है वो क्लासरूम में भी देख रहा होता है, बुकों में भी देख रहा होता है, तो चीजों को कनेक्ट कर पा रहा होता है। ठीक है, और जो सोशल साइंस होती है इसमें क्या है, इसके माध्यम से बच्चे जो संवेदनशील बन पाते हैं, यानी कि समाज में कैसा माहौल है, समाज के क्या कायदे कानून है, समाज में क्या मामले चल रहे हैं, तो उनके प्रति बच्चा जो है संवेदनशील हो रहा होता है। ठीक है, और साथ ही जब विभिन्नता होती है और जो भिन्नता पाई जाती है उसके प्रति क्या है बच्चों में सम्मान की भी भावना विकसित हो रही होती है।
तो आपका आदर्शन भी सही है और साथ ही साथ आपका रीजन भी सही दिया गया है। तो आपका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, इसमें बात कही गई है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 79 है, इसमें आपका फर्स्ट है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। अगला है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, या फिर परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से जो है अभिन्नता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो जहां पर भी सी है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी बी भी गलत, आपका 4 भी गलत, आपका फर्स्ट भी गलत। आंसर जो आपका 79 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी केवल ए और बी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के जो चैप्टर आप उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे के भार कम करना है तो आप चैप्टर ही कम कर देंगे, ऐसा नहीं, बल्कि मेथड ऐसा प्रयोग करना है कि बच्चा उसमें बोरियत महसूस ना कर पाए, उसमें इंटरेस्ट लेके वो जो है अपनी लर्निंग कर ले। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 80 पे। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, क्वेश्चन नंबर 10 ही बचे हुए, तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसमें पेडागोजी भी आपकी स्ट्रांग हो रही, साथ ही साथ आपको कंटेंट भी मिल रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि यानी उनको अस्थायी रूप से क्यों रखा जा रहा है, आखिर इसका रीजन क्या रहा है। तो पहला है वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, यानी जब उनका मन हुआ तो रख लिया, जब मन हुआ तो निकाल दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में काम करने जाते हो तो आपने 2 दिन काम किया, आपकी इच्छा हुई, आपने 10 दिन काम किया, आपकी इच्छा हुई, या फिर आप जो है 15 दिन काम करके घर लौट आए, तो आपकी इच्छा अनुसार भी होता है, यानी सुविधा अनुसार आप रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगला है वे स्थायी कर्मियों को मिलाने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बच जाते हैं, यानी जो है बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की जो मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं, या फिर स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी जो है अधिक परिश्रमी होते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो सही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी ए, बी और आपका सी सही है। ठीक है, यानी कि ये कहना गलत होगा कि जो स्थायी कर्मी होते हैं उनकी तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होती है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। आंसर जो है आपका 2 सही है, 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी कर्मी जो है मतलब वो स्थायी कर्मी को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। तो ये भी आपका सही है, इसमें आपका ए, बी और सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 81 जो है, इसमें बात कही गई है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में जो है हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप जो है हाशियीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यानी मतलब मान लीजिए क्लासरूम में हाशियीकरण के जो बच्चे हैं जो इस माहौल से आए हुए हैं, तो बच्चे अगर आपकी क्लास में इंक्लूड हैं तो आप उन पे जब बातचीत करोगे तो किन बातों का आप जो है ध्यान रखोगे। तो पहला है खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों के लिए आए लोग जो है असहज महसूस कर सकते हैं, या फिर इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, या फिर कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में जो है शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो 81 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका जो आंसर है 81 का 4 ऑप्शन होगा। ए आपका सही है, बी आपका सही है और आपका जो है सी सही है। डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी जबरन क्या है, जबरदस्ती आप अपने अनुभव साझा करोगे तो बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने बारे में बताएं कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, कैसे आपका अपमान किया गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग जो है असहज महसूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से है, अगर आप उसका नाम ले रहे हो, मान लीजिए
जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा आया हुआ है, जिसको बहुत सारे रिसोर्स नहीं मिल पाए हैं, तो अगर आप उनका नाम लोगे तो बच्चा अपने आप को क्लासरूम में असहज महसूस करेगा, यानी कि कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक है। और मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ जो है संभालना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम में ऐसी बातों का प्रयोग करें, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें कि हर बच्चा इंक्लूड करे, बच्चे को ठेस ना पहुंचे। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे क्या है, अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ भी है तो वो क्लासरूम में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ इंसल्ट भी हो रही होगी, साथ ही साथ वो शर्मिंदगी भी महसूस करेंगे कि दोस्त जो है हमारा बाद में मजाक उड़ाएंगे। तो ये भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही है, बी यानी ए बी सी आपके सही है, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 82। इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो पहला है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 है, इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। जो ऑप्शन है मूल्यांकन का असंगत चित्रण करता है, यानी कि मूल्यांकन जो है नैदानिक मूल्यांकन में जो नहीं फॉलो कर रहा होता है, तो आपका 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि परेशानियां जो है पहचान कर मदद कर रहा होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि नैदानिक यानी जो आपका नैदानिक मूल्यांकन होता है, यानी कि जो आपका डायनेमिक मूल्यांकन होता है, उसमें बच्चे की यानी आप समझते हैं कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, फिर प्रॉब्लम के अनुसार आप उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन आपका जो ऑप्शन है बच्चों को तुलना, यानी बच्चे की जो उपलब्धियां हैं उसमें आप तुलना नहीं करेंगे, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत खेल होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो असंगत चित्रण, यानी कि बात कही जा रही है कि नैदानिक मूल्यांकन में कौन जो है सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो आपका आंसर जो 2 सही हो जाएगा। तो इसी वजह से प्रियर्स के क्वेश्चन कर लिएगा, वहां से प्रैक्टिस करिएगा, कोई मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि प्रियर्स के क्वेश्चन करने से आपको लैंग्वेज समझ में आ रही होती है कि सीटेड के दौरान कौन सी लैंग्वेज पूछी जाती है। और सीटेड में लैंग्वेज का ही पूरा खेल है, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी कोई सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। तो इस वजह से प्रीवियस के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस इनफ करनी है, यानी कि प्रीवियस के क्वेश्चन आपको डेली एक लगाने हैं। ठीक है। तो अगर आप खुद से लगा सकते हैं तो खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो 3 बजे की जो क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग सीडीपी है, ईवीएस है, हिंदी पेडागोजी है, आपका मैथ पेडागोजी है, और सोशल साइंस की आपको 5 बजे की क्लास मिलती है। यानी इसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस टाइम क्या है हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन जो है करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस के दौरान उसको ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है 83। इसमें बात कही गई है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में जो है विद्यार्थियों से परिचय कराया जा सकता है? तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 84 जो है इसमें आपका फर्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, या फिर मध्य माध्यमिक स्तर पर। तो बात जो कही जा रही है एनसीएफ के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि जो सोशल साइंस होती है आपकी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो माध्यमिक स्तर पर जो है बच्चों को परिचित कराया जा रहा होता है। तो ये आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 है इसमें बात कही गई है, एक मिनट, ये आपका जो था 83 था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 83 था
इसमें आपका आंसर जो है थर्ड सही होगा, सॉरी माफ करिएगा, इसमें आपका आंसर जो थर्ड सही हो जाएगा, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, जब मैंने टिक किया तो मुझे तभी फील हुआ, क्योंकि जो आपका जो सोशल साइंस है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यानी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो कब इंक्लूड की जाती है, बच्चों को कब कब से परिचय कराया जाने लगता है, तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन नहीं होगा, उसके लिए माफ करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 84 पे। 84 जो है आपका, इसमें बात कही गई है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक जो है दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो पहला है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगला है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगला है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। डी है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को जो है नियंत्रित कर सकता है। तो आपका 84 जो है, इसमें आंसर आपका 4 सही होगा। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर है 4 सही हो जाएगा, यानी ए आपका सही है और आपका डी सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म मतलब राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जो है कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है, संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका सही है। आपका डी जो है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को जो है नियंत्रित भी कर सकता है, यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 85। इसमें बात कही गई है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो क्षेत्र कार्य है यानी फील्ड वर्क से क्या लाभ है। तो आपका इसमें है पहला ऑप्शन, विद्यार्थी के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है, तथ्यों को याद करने में मदद करता है। तो 85 जो है, इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि जो क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क होते हैं, अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो बच्चा उनसे कनेक्ट हो रहा होता है, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा होता है, तो जो बच्चा ज्ञान ले रहा होता है वो डायरेक्ट उसका असर बच्चे पे पड़ रहा होता है, तो प्रत्यक्ष कार्य हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है बच्चे को मिल रहा है, यानी डायरेक्ट ज्ञान जो है मिल रहा है। अगर जो आपको डायरेक्ट ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे आप टीचर से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान आप एक्वायर कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी रिसोर्स के माध्यम से कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जो है ज्ञान एक्वायर नहीं कर रहे होते हो, यानी कि उसका जो प्रभाव है आप पे अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा होता है। तो आपका इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 पे चलते हैं। 86 जो है, इसमें बात कही गई है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, यानी जो आदिवासी समाज है उसकी विशिष्टता का श्रेय जो है कहाँ पे जाता है। तो पहला है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो सही विकल्प का है जो आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 है, इसमें आपका आंसर जो थर्ड होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही और आपका डी सही। जो आपका ए है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, जाति व्यवस्था के प्रचलन को जो है श्रेय नहीं करता है, तो आपका ए ऑप्शन गलत होगा। आंसर जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट भाषा के प्रयोग को भी आप करता है, श्रेय दे रहा होता है, साथ ही साथ ऊंच नीच की जो कम उपस्थित है उसको भी श्रेय दे रहा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 पे। 87 जो है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परियोजना कार्य की विशिष्टता यानी विशिष्टताएं हैं, यानी विशिष्टताएं कौन सी हैं। तो पहला है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थी में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो आपका आंसर जो है 87, क्वेश्चन जो है आपका 87, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, परियोजना जो कार्य है वो किसमें विशिष्टताएं हैं,
तो आपका ए ऑप्शन, यानी कि यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने को मौका दे रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो परियोजनाएं कार्य दिए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट मेथड, जो प्रोजेक्ट कार्य वर्क दिया जाता है बच्चे को, तो बच्चा क्या है पाठ्य पुस्तक से भी आगे बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई मतलब प्रोजेक्ट दे दिया बच्चे को कि आप अपने आस पड़ोस का सर्वे करके लाएं, तो बच्चा बुक से भी ज्यादा सीखेगा वहां पे, क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट होगा, लोगों के तर्क वितर्क करेगा, लोगों की राय लेगा, हर व्यक्ति से मिलेगा, अनुभव कुछ ग्रहण करेगा, कुछ अपने अनुभव शेयर करेगा, तो उसमें क्या है डिस्कशन भी होगा। तो बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक से भी आगे बढ़ता है, उसको आगे जाने का भी मौका मिल रहा होता है। ठीक है। सी जो है आपका सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थी में सहयोगात्मक, यानी अगर आप ग्रुप में प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हो तो बच्चे में सहयोग की भी भावना विकसित होगी, सहयोग के जो कौशल हैं, हेल्प करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप होगी, बच्चा एक दूसरे की मदद करके सीखेगा। तो इसमें आपका ए और सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, यानी आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बी जो कहा गया है इसमें परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि शिक्षण कार्य के लिए अधिक समय मिल सके, तो ये नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य अगर आप दे रहे हो तो उसके द्वारा भी लर्निंग हो रही है। अगर बच्चा सहयोग में यानी ग्रुप में जो प्रोजेक्ट कार्य जो वर्क दिया गया है वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसके दौरान भी वो सीख रहा है, उसके दौरान भी सहयोग की भावना आ रही है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में बच्चा सीख रहा है, तो बच्चा जो है ये कहना गलत होगा कि इसको घर पे करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य जो है स्कूल में भी किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो पहला है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। ठीक है। अगला है, यानी कि बच्चे में आलोचनात्मक, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो पाए। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग जो है अखबारों के कतरों मतलब कतरनों को इकट्ठा कराना, यानी जो कटिंग होती है उनको इकट्ठा करना, उनके जो है विवरण की तुलना करने को कहना। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो इसमें बात जो कही जा रही कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बच्चे में डेवलप होगी, तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा 88 का 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें आपका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएगा। किसी एक मुद्दे पर, तो आप किसी एक मुद्दे पर जो है छात्रों को अलग अलग अखबारों से जो कटिंग लेके इकट्ठा करवा रहे हैं, फिर उसमें क्या है विवरण की तुलना करने को कहेंगे, तो इसमें क्या है कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होगी। बच्चा कटिंग ले आएगा, उसमें वो डिफरेंस भी कर देगा कि हाँ इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसमें कोई वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी विकसित नहीं होगी। लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है उसमें क्या है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकता है? तो इसमें बच्चा बताएगा कि हाँ रोक सकता है या नहीं रोक सकता है, ऐसा क्यों करेगी सरकार। तो उस पे बच्चा क्या है उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, क्योंकि वो हर पक्ष को समझने की कोशिश करेगा कि सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, सरकार कौन कौन से कार्य कर सकता है और किस पे रोक नहीं लगा सकता। तो बच्चा क्या है हर पक्ष के बारे में सोचने की कोशिश करेगा, यानी बच्चे में जो है क्रिटिकल थिंकिंग वो डेवलप होगी। तो ए ऑप्शन जो आपका सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, तो इसमें भी बच्चा जो है तर्क वितर्क करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो रही होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया को छानबीन करेगा, कौन सी जो है इंफॉर्मेशन आई, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसको हमको ऐड करना है, किसको हमको ऐड नहीं करना है। तो ये सारी जो है थिंकिंग बच्चे में आ रही होंगी, तो बच्चे में जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो आपका आंसर जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 89। 89 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो पहला है, यह समस्याओं को जो है सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह जो है साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका जो है अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जो है जल्दी से सीखने का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 89 है फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी ए आपका ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, यानी यह एक क्या है जल्दी सीखने का तरीका है। सॉरी, यानी कि आपका ए ऑप्शन और आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि यह समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित कर रहा होता है,
साथ ही साथ यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पालन जो है, तरीकों का पता लगाने में मदद भी कर रहा होता है। यानी जो परिप्रश्न उपागम के संबंध में है वो आपका ए ऑप्शन होगा, यानी ए और आपके बी ऑप्शन सही है। सी आपका ऑप्शन गलत है, आपका डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को जो है प्रतिबंधित करता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो दर्शा रहा है। तो पहला है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उसे आलसी नहीं बना देगा? ऐसा क्यों है कि जो है विलासकारों और अब जो है भिखारी दोनों को हम जो है ट्रैफिक जो है सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? तो इसमें आपका जो आंसर है 2 सही होगा, यानी कि ऐसा क्यों है कि विलासकारें जो हैं भिखारी दोनों को हम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर ही देख पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है? तो बच्चे में इसके जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि क्या है वो तर्क वितर्क करेगा कि आखिर ऐसा रीजन क्या है कि भिखारी सिर्फ सिग्नल पर ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पे लोग रुकते हैं, वहां पे आवागमन ज्यादा होता है लोगों का। तो बच्चा क्या है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग प्रयोग करेगा, उसके नेगेटिव पक्ष भी देखेगा, उसके पॉजिटिव पक्ष भी देखेगा, ये भी ध्यान देगा कि कहाँ पे कौन से सिग्नल पे ज्यादा लोग मिलते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, वो कहीं और मतलब वो मार्केट में क्यों नहीं दिखते, वो कोई और संस्थान में क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो बच्चा क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करेगा, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम के दौरान। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो पेपर देने के बाद जब आप निकलते हैं तो सारा पेपर आपको समझ में आ रहा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, किसका आंसर कौन सा होना था, हमसे कौन सी मिस्टेक हो गई, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, कहाँ पे हमने मिस्टेक करी और किस वजह से की, क्या इसका रीजन रहा, वो सब कुछ जो है दिमाग में प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सब क्यों हो रहा होता है? क्योंकि दिमाग जो है एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है कि हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेपर जब भी करिए तो ये कोशिश करिए कि हमको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, बल्कि ये फीलिंग लाइए कि हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप पेपर अटेंड करोगे, पेपर सॉल्व कर रहे होगे, जब क्लास जो है प्रीवियस की देख रहे होगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से मेरा जो है क्वेश्चन गलत हुआ है, किस वजह से गलत हुआ है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है सारा प्रोसेस आपका एनालिसिस से ही होता है। कौन सा टॉपिक जो आपसे ज़्यादा मिस्टेक हुई है, यानी कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो आपसे गलत हो गए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो ये एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा और आपका जो टॉपिक वीक होगा आप वो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जो सब्जेक्ट वीक होगी वो आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो इस वजह से कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि 30 आप कितने आपने अटेंड किए हैं, क्योंकि हो सकता है आपने 30 क्वेश्चन ना अटेंड किए हो। तो 30 आपके कितने अटेंड किए आपने और कितने आपके सही हुए, कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ कि कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि आप एनालिसिस करोगे कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, किस वजह से गलत हुआ, ये सारा एनालिसिस आपको हो जाएगा। तो इस वजह से कमेंट में अपना स्कोर मेंशन करिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना है जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 7 जुलाई को पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी क्लासेस जो है वो टाइम से भी मिलती रहे, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन जो आपको टाइम से मिलती रहे, बाकी आपको अपडेट भी दी जाती जो भी टीचिंग से रिलेटेड आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।